गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज हिस्ट्री का जो क्वेश्चन देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में, और आज हम लोग को देखना है मॉडर्न हिस्ट्री में मराठास और मैसूर एम्पायर को। ठीक है, तो कल से हम लोगों ने क्लास में मैसूर को पढ़ा था, और मैसूर में से हम लोगों ने मैसूर में कल हम लोगों ने बात कर ली थी हैदर अली की। मैसूर में हम लोगों ने कल हैदर अली की बात कर ली थी, और अभी हम लोगों ने केवल हैदर अली का जीवन परिचय देखा है। अभी हम लोगों ने जो एंग्लो मैसूर वार है उसकी बात नहीं की है, वो बात आज हम लोग आज करेंगे। चार जो एंग्लो मैसूर वार हुए, लेकिन आज इससे पहले हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। टीपू सुल्तान का जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। टीपू सुल्तान, तो कुछ चीजें, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं टीपू सुल्तान के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि जो टीपू सुल्तान है, इसका जन्म 1749 में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? 1749 में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके जो पिता है हैदर अली, ये वाडियार डायनेस्टी के अंतर्गत एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे ना। और पहले शुरुआत में ये सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे, और बाद में फिर ये सैन्य अधिकारी बन गए। इन्हीं को बाद में फिर डिंडीगुल का फौजदार अपॉइंट कर दिया जाता है, और वहां से आने के बाद फिर ये बन जाता है मैसूर साम्राज्य का किंग बन जाता है। ठीक है, उसका जो है शासक बन जाता है। तो टीपू सुल्तान का जन्म हैदर अली के घर में ही 1749 में हुआ। टीपू सुल्तान कई भाषाओं का जानकार था। शिक्षा दीक्षा इसकी काफी अच्छी तरीके से हुई, और इसने बहुत जल्द ही अपने पिता के राज्य में अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि अपने पिता को एडमिनिस्ट्रेट करने में और उसके प्रशासनिक कार्यों को करने में अपने पिता की सहायता करने लग गया था। तो इसको बहुत ही कम उम्र में इसको प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का इसको अच्छा खासा तजुर्बा हो गया था, अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। ठीक है, तो उसको देखते हुए ही हैदर अली ने बहुत जल्द ही इसको अपने कुछ क्षेत्रों का इसको सूबेदार भी अपॉइंट किया। ओके, अब हम देखेंगे जैसे टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और चीजें हैं। तो टीपू सुल्तान भी अपने पिता की ही तरीके धार्मिक सहिष्णु था। इसने भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। इस धार्मिक सहिष्णुता के क्रम में टीपू सुल्तान, हम देखेंगे टीपू सुल्तान ने कुछ मंदिरों को भी कुछ मंदिरों को का भी जीर्णोद्धार कराया। जैसे कि अगर हम देखें श्रृंगेरी का जो मंदिर है, ये मुगल आक्रमण के समय क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसको उसको मेंटेनेंस कराने का कार्य भी टीपू सुल्तान के द्वारा ही किया गया। एक साथ ही साथ जो टीपू सुल्तान है, ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से, जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ उससे 1789 का था, उससे बहुत प्रभावित था। और इससे ही प्रभावित होकर के इसने भी अपने खुद को जैकोबिन क्लब का मेंबर बताया। जैसे मैंने क्या बताया, जैकोबिन क्लब का मेंबर बताया। जैकोबिन क्लब एक्चुअली में उन लोगों का ग्रुप था जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को संचालित किया था। तो ये टीपू सुल्तान ने भी अपने आप को जैकोबिन क्लब का मेंबर बताया। साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ये एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, यानी कि वृक्ष लगा करके, और इसने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी डायनेस्टी को अच्छे ढंग से संचालित करूंगा। ठीक है, और इसको कभी भी ब्रिटिश के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। जैकोबिन क्लब का मेंबर था। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, कुछ चीजें लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले डालिए पृष्ठभूमि। टीपू सुल्तान हम लोग देख रहे हैं आज, और सबसे पहले लिखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। देखिए, टीपू सुल्तान का जन्म, टीपू सुल्तान का जन्म 1749 ईस्वी में। टीपू सुल्तान का जन्म 1749 ईस्वी में 1749 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे लिखिए। टीपू कई भाषाओं का जानकार था। टीपू कई भाषाओं का जानकार था तथा कुशल प्रशासक होने के समस्त गुण इसमें विद्वान थे। तथा कुशल प्रशासक होने के समस्त गुण इसमें विद्वान थे। आगे देखिए, टीपू फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। टीपू फ्रांसीसी क्रांति से
अत्यधिक प्रभावित था और ये खुद को जैकोबिन क्लब का मेंबर बताता था साथ ही साथ इसने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था। देखिए, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था। आगे देखिए इसी में टीपू एक नवीन विचारों वाला व्यक्ति था। ठीक है, इसके एक दो उपलब्धियां और हैं, जैसे कि इसने नाप तौल की प्रणालियों का भी इसने स्टार्ट की थी, है ना। सही ढंग से नाप तौल करना, उसके लिए नाप तौल की जो मानक हैं उनको भी तय किया था। तो आगे लिखिए, उसने माप तौल के नवीन पैमानों का विकास किया। टीपू ने माप तौल के नवीन पैमानों का विकास किया। टीपू ने माप तौल के नवीन पैमानों का विकास किया और साथ ही साथ इसने एक कैलेंडर भी चलाया था। इसने एक नवीन कैलेंडर की भी शुरुआत की। ठीक है, इसने एक नवीन कैलेंडर भी जारी किया। अब देखें इसकी जो राजनीतिक जीवन है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो हम देखेंगे कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें तो हैदर अली ने ही अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था। लेकिन जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो उसमें 1782 में जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होगी, तो अब इसके आगे जो बागडोर है इस पूरे युद्ध की या प्रशासन की, ये आ जाती है टीपू सुल्तान के हाथों में। तो 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसके दौरान ही, इसके बीच ही टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन जाता है और इस युद्ध को आगे संचालित करता है। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। एक आपने लिखा है, माप तौल की नवीन प्रणाली की शुरुआत की, साथ ही साथ इसने एक नवीन कैलेंडर भी जारी किया। फुल स्टॉप लगा लिखे। टीपू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य में टीपू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात हुई। टीपू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात हुई और मैसूर के शासन की बागडोर शासन व्यवस्था की बागडोर टीपू के हाथों में आ गई। ठीक है, और मैसूर के शासन व्यवस्था की बागडोर टीपू के हाथों में आ गई। अब भाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसने अपने जो शासन व्यवस्था इसको मजबूत करने के लिए, अपने जो क्षेत्र है उसको सशक्त करने के लिए, इसने तुरंत ही बहुत सारे नवीन सुधार करने स्टार्ट किए। ठीक है, और इन्हीं सुधारों में से एक है, इसने अपना जो सैन्य बल है उसको बहुत मजबूत किया, क्योंकि तो इसको आंतरिक भी खतरों का भी डर था कि भाई कोई जो है, अभी अभी हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान अभी नया नया शासक बना है, तो कोई और भी तमाम जो सामंत वगैरह हैं, जो सूबेदार हैं, वो भी इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। तो एक तो कुछ आंतरिक कारण भी थे। ठीक है, कि मतलब एक खतरा भी था कि कोई भी जो सामंत वगैरह है, सूबेदार है, वो भी विद्रोह कर सकते हैं और इसको हटा करके खुद शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि हैदर अली ने किया था। और दूसरा कुछ बाह्य कारण भी थे। बाह्य कारणों में
हम देखें कि जो ब्रिटिश है वो लगातार इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो ये जो आंतरिक और बाह्य खतरे हैं, इन खतरों से निपटने के लिए इसने सबसे पहले अपने सैन्य बल को मजबूत करना स्टार्ट किया और अपनी नौसेना को भी सुव्यवस्थित किया। ठीक है, तो इसे क्या लिख लीजिए, टीपू ने आंतरिक एवं बाह्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए टीपू ने आंतरिक एवं बाह्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए टीपू ने आंतरिक एवं बाह्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत सैन्य बल का गठन किया। एक मजबूत सैन्य बल का गठन किया। टीपू ने आंतरिक एवं बाह्य खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत सैन्य बल का गठन किया तथा एक नौसैनिक शक्ति का भी गठन किया ठीक है, तथा एक नौसैनिक शक्ति का भी गठन किया। ठीक, चलिए ये इसका ये लेवल पर्चा हो गया। अब हम देखते हैं, अब हाइंग डालिए आर्थिक उपलब्धियां, टीपू सुल्तान की आर्थिक उपलब्धियां क्या रही या फिर इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इसने क्या क्या कार्य किए ना भाई। अगर अपने क्षेत्र, अपने साम्राज्य को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार किया जाना चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसने कुछ जो आर्थिक उपाय किए उसकी को हम काउंट करेंगे इसकी आर्थिक उपलब्धियों में। ठीक, तो इसमें हाई डाल लीजिए आर्थिक उपलब्धियां। देखिए टीपू ने, देखिए इसको पहले हम जरा एक मिनट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखिए, चूंकि अपने अगर साम्राज्य को मजबूत करना है तो उसके लिए उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो इसने क्या किया कि इसने कृषि और व्यापार, इसने कृषि एवं व्यापार दोनों ही क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। कृषि के द्वारा भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा और व्यापार को के द्वारा भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। इसने क्या किया, कृषि एवं व्यापार इन दोनों को बढ़ावा दिया और इन दोनों के माध्यम से इसने आर्थिक सुदृढ़ता लाने की कोशिश की। अच्छा, अब चूंकि कृषि में सुधार करना है तो इसने कृषि में सुधार करने के लिए क्या किया, इसने देखा कि कुछ ऐसे मध्यस्थ वर्ग हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं ना। अब किसानों से टैक्स कलेक्ट करते हैं वो और फिर राजा के पास यानी कि राजकीय कोष तक वो भेजते हैं और बीच में वो कुछ अपना कमीशन काट लेते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि जो किसान है उनके ऊपर दबाव बना करके उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। और इसलिए जो मध्यस्थ थे इनको पोलीगार वर्ग कहा जाता था। पोलीगार, इन मध्यस्थ वर्गों को इस समय कहा जाता था पोलीगार। इसने क्या किया, इन पोलीगार वर्गों की जो मध्यस्थ के रूप में जो स्थिति है उसको समाप्त किया। यानी पोलीगारों को, ये पोलीगार जो मध्यस्थता कर रहे हैं बीच में, एक मिडल, एक मीडिएटर के रूप में है, तो इन पोलीगारों को यहां से बीच से समाप्त किया, है ना। और सीधे ही क्या किया, डायरेक्ट कृषकों के साथ संबंध स्थापित किया। यानी कि अब इसने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो कृषक है वो सीधे ही राजकीय कोष में आके अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। इसने मध्यस्थ के रूप में पोलीगारों की जो स्थिति है उसको नकार दिया, जिससे कि जो किसान है उनको भी काफी रिलीफ मिला। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा इनको अब टैक्स देना पड़ रहा था, जो पोलीगार इनसे जबरदस्ती वसूल रहे थे, या फिर एक अंश जो पोलीगार अपने लिए रख रहे थे, तो उससे किसानों को निजात मिला। ठीक है, तो इससे किसानों ने भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चालू की अपने खेतों में ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। साथ ही साथ इसने क्या किया कि जो अपने किसान है उन किसानों को तकावी ऋण भी देना भी चालू किया। ठीक है, तकावी ऋण मतलब एडवांस में पैसा, कि पैसा पहले ले लो, खेती कर लो और उसके बाद जब प्रोड्यूस आ जाए, जब उत्पादन हो जाए तो उसको फिर बेचने के बाद फिर बाद में पैसे जमा कर देना। ठीक, तो इसने कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र को इसने तकावी ऋण की भी व्यवस्था की। ठीक, तो इसमें हमें दो तीन चीजें देख लेनी है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने तकावी ऋण स्टार्ट किया, तकावी ऋण देना चालू किया। साथ ही साथ इसने पोलीगारों की जो मध्यस्थ के रूप में भूमिका है उसको भी नकार दिया। अच्छा, एक चीज और इसमें हम देखेंगे कि इसने टीपू ने जो जागीरदारी प्रथा है,
उस जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त किया। क्योंकि देखिए पहले क्या हो रहा था कि जो अधिकारी वगैरह थे उनको जमीन जागीर में दे दी जाती थी। अब जमीन अगर जब जागीर में दे दी जाएगी तो साम्राज्य के पास, है ना, यानी कि जो सरकारी जमीन में कह दूं, सरकारी जमीन की मात्रा में कमी आ जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। और जो जागीर में जो जमीनें दी गई थी उन जमीनों को वापस राजकीय भूमि में कन्वर्ट किया। राजकीय भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। ठीक है, राजकीय भूमि को क्या कहते थे, खालसा भूमि। ठीक, तो इसने क्या किया, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और जो जागीर भूमि है उस जागीर भूमि को इसने राजकीय भूमि में कन्वर्ट किया और फिर उस राजकीय भूमि को पट्टे में दूसरे किसानों को दिया। तो जिससे कि क्या हुआ कि उस वाली जमीन में भी जो भी प्रोड्यूस हुआ उससे भी टैक्स मिला कोर्ट को। ठीक है, राजकीय कोर्ट को। तो इससे भी जो उत्पादन है उत्पादन भी बढ़ा और जो साम्राज्य का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ा और इससे भी इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इसमें एक आध दो चीज देख लो जल्दी से। टीपू ने कृषि एवं व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में, टीपू ने कृषि एवं व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। टीपू ने कृषि एवं व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। पुलिस स्टॉप लगा लिखिए। उसने उसने कृषि में सुधार करने के लिए, उसने कृषि में सुधार करने के लिए, उसने कृषि में सुधार करने के लिए जागीरदारी प्रथा समाप्त करके, उसने कृषि में सुधार करने के लिए जागीरदारी प्रथा समाप्त करके जागीर भूमि को, उसने कृषि में सुधार करने के लिए जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके जागीर भूमि को राजकीय भूमि में परिवर्तित किया। जागीर भूमि को राजकीय भूमि में परिवर्तित किया। पूरे स्टॉप लगा के लिखिए। इसने इसने किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। इसने किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया तथा इसने किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया तथा मध्यस्थ के रूप में उपस्थित तथा मध्यस्थ के रूप में उपस्थित पोलीगार वर्ग को नकार दिया। इसने किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया तथा मध्यस्थ के रूप में उपस्थित पोलीगार वर्ग को नकार दिया। पोलीगार वर्ग को नकार दिया। ठीक है, पोलीगार वर्ग को इसने क्या किया, नकार दिया। तो इसके इस प्रयास से भी क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, उसका उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ा तो उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिला। ठीक है, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। टीपू ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, टीपू ने व्यापारिक क्षेत्र में टीपू ने व्यापारिक क्षेत्र में विकास करने के लिए, टीपू ने व्यापारिक क्षेत्र में विकास करने के लिए यूरोपीय कंपनियों की भांति ही, टीपू ने व्यापारिक क्षेत्र में विकास करने के लिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह ही, टीपू ने व्यापारिक क्षेत्र में विकास करने के लिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह ही एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह ही एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और फ्रांस, जिस तरह यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी ना, ट्रेड करी थी, वैसे इसने भी एक कंपनी की स्थापना कर दी और इसने उस कंपनी के द्वारा ट्रेड करना चालू किया अपने पड़ोसी देशों के साथ। आगे लिखे। तो इसने भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह एक व्यापारिक कंपनी की शुरुआत की और ईरान, तुर्की बर्मा
चीन तथा अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बर्मा, चीन तथा अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। चीन तथा अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और अपने व्यापारिक दूत भेजे। व्यापारिक संबंध स्थापित किए और अपने व्यापारिक दूत भेजे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी आर्थिक उपलब्धियां। अब हम डालेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। ठीक है, टीपू चूंकि एक विद्वान शासक था, टीपू एक विद्वान शासक था, टीपू एक विद्वान शासक था। वह अपने पास वह अपने पास एक लाइब्रेरी भी रखता था। पास एक लाइब्रेरी भी थी, है ना। उस समय के जो भी साहित्य वगैरह थे वो सब इसके पास उपस्थित थे। तो चूंकि टीपू एक विद्वान शासक था और वह अपने पास एक लाइब्रेरी रखता था। टॉपला के लिखिए, यह भी अपने पिता की भांति ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था। यह भी अपने पिता की भांति ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था। यह भी अपने पिता की भांति ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था तथा इसने यह भी अपने पिता की भांति ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था तथा इसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को भी उच्च स्थान प्रदान किया था, यानी उच्च पदों पर आसीन किया था। तथा इसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर आसीन किया था, उच्च पदों पर बैठाया था ना, उच्च पद दिए थे। जैसे यहाँ पर दो हिंदुओं का उल्लेख मिलता है, कृष्णराव और पुरनिया राव, है ना। तो कृष्णराव पुरनिया राव नामक दो हिंदू थे जो कि काफी उच्च पदों पर आसीन थे। तो इससे दिखता है कि ये जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु था। मुस्लिमों के साथ साथ इसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर आसीन किया है, बैठाया है। ठीक है, तो इसने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर आसीन किया। आगे लिखिए, इसने मराठों के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए इसने मराठों के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए इसने मराठों के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसने मराठों के आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर की। तो टीपू और हैदर अली दोनों की हमने पृष्ठभूमि देख ली, दोनों की जीवन पृष्ठभूमि देख ली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। सॉरी, एंग्लो मराठा कह रहा हूँ, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो देखिए एंग्लो मैसूर वॉर जब हम देखेंगे तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने हुए? 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हो रहा है 1767 से चालू हुआ और 69 तक चला। ठीक है, दूसरा जो है ये 1780 से स्टार्ट हो रहा है और 84 तक चल रहा है। तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो पहला
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 67 से 69, दूसरा हुआ 80 से 84, तीसरा हुआ 90 से 92 और चौथा हुआ 1799। ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आइए एक एक करके इन युद्धों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कारण थे जिस वजह से हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में संघर्ष हुआ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कारण ये था कि जो ब्रिटिश हैं वो दक्षिण के क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, और क्योंकि जब दक्षिण के क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाह रहे हैं तो दक्षिण का क्षेत्र क्या है, मैसूर भी है। तो मैसूर को भी अपने कंट्रोल में लाने के लिए बिल्कुल लालयित हैं, अपने कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं। तो ये भी था इनके बीच डिस्प्यूट का कारण, क्योंकि ब्रिटिश दक्षिण तक अपना विस्तार कर रहे हैं और दक्षिण में है, दक्षिण के क्षेत्रों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में विस्तार है मैसूर साम्राज्य का। तो इस वजह से ब्रिटिश और मैसूर के बीच में स्वाभाविक सी बात है कि फसल होना बिल्कुल जरूरी हो गया था। दूसरा कारण यह था कि जो मैसूर है इसका विवाद चल रहा था कर्नाटक और हैदराबाद के साथ। तो अभी हम लोगों ने पिछली बार क्लास में बात की थी कर्नाटक हैदराबाद की। तो मैसूर का जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो कर्नाटक और हैदराबाद के साथ चल रहा था, और जो ब्रिटिश है वो कर्नाटक और हैदराबाद का समर्थन कर रहे थे। हमने कर्नाटक वॉर में हमने देखा ना कि लास्ट में आते आते जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया और कर्नाटक और हैदराबाद में अपने ही लोगों को बैठा दिया। तो जो मैसूर है, मैसूर के प्रतिद्वंदी है कर्नाटक और हैदराबाद, और जो ब्रिटिश है वो इन कर्नाटक और हैदराबाद का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे कारण रहे जिन कारणों की वजह से ब्रिटिश के मध्य और ब्रिटिश और मैसूर के बीच के जो संबंध है वो बहुत खराब हो गए। ठीक, तो प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर लिखे और कारण लिखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और फिर इसके नीचे डालिए कारण। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध और उसके बाद कारण। देखिए, पहला कारण में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। ब्रिटिश दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं और इसका हम लोग कारण को देख रहे हैं। ठीक है, कारण मैंने आपको बताया, दो कारण। पहला तो जो ब्रिटिश है वो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं, और दक्षिण भारत में ये मैसूर, ये है दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है ना, और ये वाला क्षेत्र है मैसूर का। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया, और कुछ हिस्सा इसका कर्नाटक वाला भी आ गया। कर्नाटक का जो पूर्वी कर्नाटक है वो वाला हिस्सा आता है। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र है मैसूर का। इसमें दूर जो तमिलनाडु है वो नहीं शामिल, केरल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, और कर्नाटक का जो पश्चिम वाला कर्नाटक है वो बचा हुआ है। बाकी पूरा ये वाला क्षेत्र आ रहा था मैसूर के अंतर्गत। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश है वो अभी, ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना कंट्रोल कर ही लिया है, बंगाल वाले क्षेत्र में। अवध पर भी अपना कंट्रोल बना ही लिया। भाई हमने कल बात की इलाहाबाद की संधि, उस इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन्हें क्या किया, अवध पर भी अपना कंट्रोल बना लिया। जो मुगल है, मुगल भी कमजोर हो चुके हैं, मुगलों के साथ भी प्रथम इलाहाबाद की संधि हो गई, तो मुगलों को भी इन्हें अपना डोमिनेंट बना लिया। अब उनकी नजर पड़ी दक्षिण की ओर। दक्षिण में इन्हें देखा कि जो कर्नाटक और हैदराबाद है, एक कर्नाटक और हैदराबाद को तो ये लोग वैसे ही अपना पॉकेट बना चुके हैं, मेन बच रहा है मैसूर। तो इनने ध्यान अपना आकर्षित किया मैसूर की ओर। ठीक है, जो मराठे हैं, मराठे भी इस समय आते आते काफी हद तक कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैसूर इस समय लगातार मैसूर विकास कर रहा है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में, सॉरी टीपू नहीं, हैदर अली के नेतृत्व में। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इनका झगड़ा मैसूर से होना जो बिल्कुल आवश्यक था। तो पहला कारण क्या है कि जो ब्रिटिश है वो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, और मैसूर ने इसका विरोध किया। ठीक, पहला कारण। दूसरा कारण लिखिए, मैसूर का विवाद कर्नाटक तथा हैदराबाद के साथ, मैसूर का विवाद कर्नाटक तथा हैदराबाद के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा था। मैसूर के विवाद कर्नाटक तथा हैदराबाद के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा था, तथा विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा था तथा विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा था तथा तथा अंग्रेजों ने
तथा अंग्रेजों ने कर्नाटक तथा अंग्रेजों ने कर्नाटक तथा हैदराबाद का समर्थन किया, तथा ब्रिटिश ने कर्नाटक तथा हैदराबाद का समर्थन किया। ठीक है, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के विवाद उनका चल ही रहा था मैसूर का कर्नाटक और हैदराबाद के साथ, और उसी में जो ब्रिटिश है वो कर्नाटक और हैदराबाद का समर्थन कर रहे हैं, जिस कारण से, क्योंकि भाई मैसूर के प्रतिद्वंदियों का समर्थन कर रहे हैं ना ब्रिटिश, तो इनके बीच झगड़ा होना बिल्कुल आवश्यक ही हो गया। ठीक है, अब सीधे अब हाईलाइट लिखिए, युद्ध का आरंभ एवं विकास। युद्ध का आरंभ एवं विकास, प्रथम जो एंग्लो मैसूर युद्ध है इसका आरंभ एवं विकास। युद्ध का आरंभ एवं विकास। तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, क्योंकि जो हैदराबाद है, हैदराबाद तो इन्हीं का ही समर्थक है, साथ ही साथ इन्हें क्या किया, मराठों को भी अपने साथ जोड़ा, इनको मराठों को लालच दिया कि हम मैसूर पर हम कंट्रोल करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा मराठों से कहा कि हम तुमको दे देंगे, ये वाला हिस्सा कहा हैदराबाद से कि हम तुमको दे देंगे। ठीक, तो इनको मराठों को और हैदराबाद को लालच दे करके ब्रिटिश ने अपने साथ मिला लिया, और अपने साथ मिला करके अब मराठा प्लस हैदराबाद प्लस अंग्रेज ब्रिटिश, इनका एक त्रिपुट बन गया, एक ट्राई अलायंस बन गया, और इस ट्राई अलायंस ने अब मैसूर के खिलाफ युद्ध करने की योजना बनाई। लेकिन हैदर अली भी चालाक था, उसने तुरंत ही मराठों को एक लालच दिया वापस से, भाई अब ये त्रिपुट को तोड़ना चाह रहा है, तो ये 3 लोग जुड़ जाएंगे तो फिर जीतना मुश्किल पड़ जाएगा हैदर अली के लिए। इसने भी तुरंत मराठों को एक काउंटर ऑफर दिया, और मराठों से कहा कि तुम हमसे सीधे 35 लाख रुपया लो। ठीक है, सीधे आप 35 लाख रुपया लीजिए और इस त्रिपुट से बाहर हो जाइए। ठीक है, तो जैसे ही मराठों को 35 लाख रुपए का ऑफर मिला, मराठों ने तुरंत ही उस गठबंधन से बाहर हो गए। ठीक है, तो मराठों को हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपया का लालच दिया और इनको मराठों को इस त्रिपुट से कर दिया बाहर। अब आता है हैदराबाद, हैदराबाद को भी बाहर करना था, तो हैदराबाद के साथ मैसूर का इस वाले क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहा था। ये उत्तरी सरकार का क्षेत्र कहलाता है ना, तो इस उत्तरी सरकार वाला ये जो कोस्टल प्लेन वाला एरिया है, तटीय मैदान, तो उत्तरी सरकार जो तटीय मैदान है उसको लेकर के मैसूर और हैदराबाद के बीच में चल रहा था विवाद। तो हैदर अली ने तुरंत ही हैदराबाद को लालच दिया कि अगर तुम इस त्रिपुट से बाहर हो जाओगे तो ये उत्तरी सरकार वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, ये मैं तुमको दे दूंगा। तो जैसे ही इसको भी ये उत्तरी सरकार का तटीय मैदान है इसका ऑफर मिला, तो हैदराबाद भी बाहर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हैदर अली ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए, कूटनीति का परिचय देते हुए अंग्रेजों और हैदराबाद इन दोनों को ही इस त्रिपुट से बाहर कर दिया, और अब बचे अंग्रेज और हैदर अली। अब इन दोनों के बीच में होगा युद्ध। ठीक है, तो अब जब हैदराबाद और मराठा दोनों ही बाहर हो गए, तो अब हैदर अली और अंग्रेजों का अकेले अकेले युद्ध होगा, और इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को 3 जगह पर पराजित किया। सबसे पहले मंगलौर के क्षेत्र में पराजित कर दिया, एक बार पहले मंगलौर में लड़ाई छिड़ी, मंगलौर के क्षेत्र में इनको खदेड़ दिया, पीछे कर दिया, दोबारा बंबई के क्षेत्र में इनको पीछे धकेल दिया, और तीसरी बार मद्रास के क्षेत्र में पीछे धकेल दिया। तो एक तरीके से देखा जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की स्थिति मजबूत रही, हैदर अली जीत दिया था, है ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को 3 जगह पर हराया, पहले मंगलौर में हराया एक बार, फिर दोबारा इनका बीच में झगड़ा हो गया बंबई वाले क्षेत्र में, वहां हराया, और फिर मद्रास वाले क्षेत्र में यहाँ पर हराया। अब 3 बार जब अंग्रेजों को लगातार हैदर अली के द्वारा हरा दिया गया, तो अब जो ब्रिटिश है उन्होंने तुरंत ही हैदर अली के साथ संधि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंग्रेज जो है 3 युद्धों पर हार गए लगातार, मंगलौर में हार गए, बंबई में हार गए और मद्रास में हार गए, इसी प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत। और तीनों जगह ब्रिटिश हार गए, तो अब ब्रिटिश ने तुरंत ही हैदर अली के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा। हैदर अली से कहा कि हम लोग आपस में कर लेते हैं संधि, ठीक है, सुलह कर लेते हैं। और अब इन लोगों के बीच में 1769 में इनके बीच में एक संधि हो जाएगी, और इस संधि को हम कहते हैं मद्रास की संधि। इस संधि को हम क्या कहते हैं, मद्रास की संधि। तो इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको कुछ ही चीजें याद रखनी है, जैसे कि कब हुआ, तो 67 से लेकर 69 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच में हुआ। इसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा,
तो हैदर अली ने अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हरा दिया और 3 मोर्चों पर लड़ाई छिड़ी इनके बीच में, मंगलौर, मुंबई और मद्रास, और इन तीनों ही मोर्चों में हरा दिया इसे। जब हरा दिया तो फिर 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और अब इनके बीच में हो गई संधि, जिसको हम कहते हैं मद्रास की संधि। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर की जो समाप्ति है वो किस युद्ध के साथ हुई, सॉरी किस संधि से हुई? प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर की जो समाप्ति है वो किस संधि से हुई? तो आप बताएंगे मद्रास की संधि से। ठीक है, तो इन 3 मोर्चों पर हैदर अली ने हराया अंग्रेजों को, और जब अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो गई तो अंग्रेजों ने फिर मद्रास की संधि कर ली, और इस संधि के साथ ही प्रथम जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो समाप्त हो गया। अब देखिए, मैंने आपको कल भी ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई भी संधि होगी, कोई भी ट्रीटी होगी, तो संधि की कुछ शर्तें जरूर होंगी। भाई संधि यानी कि जो समझौता सुलह है, तो सुलह ऐसे तो नहीं जाता, उसमें भी कुछ शर्तें रखी जाएंगी, दोनों ही पार्टियां अपने भी शर्तें रखेंगी, लेकिन जो पार्टी जीती हुई है वो क्या करेगी, वो अपनी शर्तों को ज्यादा फोर्सफुली हारने वाले पर आरोपित करेगी। ठीक है, हो सकता है हारने वाले की भी कुछ मांगे स्वीकार कर ले, लेकिन ज्यादा जो बातें हैं वो हारने वाला जीतने वाली भी स्वीकार करेगा, यही होता ही है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसकी संधि की शर्तें क्या थी। तो देखिए कुछ शर्तें देख लेते हैं। पहली शर्त ये थी, इस शर्त में कहा, इस पहली शर्त में ये था संधि की कि दोनों लोग एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे। भाई हैदर अली की स्थिति मजबूत थी, हैदर अली ने अंग्रेजों के काफी सारे क्षेत्रों को, जैसे कि जो मद्रास का क्षेत्र है, इस मद्रास का क्षेत्र ब्रिटिश के कंट्रोल में था। हमें प्रथम जो एंग्लो कर्नाटक जो कर्नाटक वॉर हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि ये पहले मद्रास का क्षेत्र फ्रांसीसियों के पास था, और सेकेंड वॉर में फ्रांसीसियों से निकल के मद्रास का क्षेत्र चला गया ब्रिटिश के पास में। ठीक, तो अब इसमें चूंकि मद्रास में था ब्रिटिश का कंट्रोल, और हैदर अली ने इनसे मद्रास भी छीन लिया, साथ ही साथ बंबई भी छीन लिया। तो अब ये जो प्रथम जो संधि हुई, ये जो संधि हुई, इस संधि की शर्त यही थी कि दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। पहली शर्त क्या थी कि दोनों ही एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे। ठीक है, दूसरी शर्त देखें, दूसरी शर्त ये थी कि दोनों ही एक दूसरे की, जब भी कोई बाहरी आक्रमण करेगा, तीसरा अगर इन लोगों के ऊपर बाहरी आक्रमण करेगा, तो ये दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या हो गई कि अगर कोई बाहरी आकर के इनके ऊपर आक्रमण करेगा तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक, तीसरी शर्त देखें, तीसरी शर्त ये हो गई कि ब्रिटिश हैदर अली को युद्ध हर जाना देंगे, युद्ध हर जाना देंगे। देखिए आज तक आपने देखा है कि जो भी युद्ध हुए, जो भी संधि हुई, उसमें ब्रिटिश ने हमेशा दूसरों से हरजाना लिया है, आज तक कभी हरजाना देना नहीं पड़ा। और इस युद्ध में हम देखें कि इस युद्ध की जो संधि हुई, इस युद्ध के पश्चात, तो उसकी शर्तों के अनुसार ब्रिटिश अब हैदर अली को युद्ध हरजाना दे रहे हैं, और ये बात ब्रिटिश के ईगो के लिए बना, समझे, तो ब्रिटिश के लिए ये सहनीय था नहीं। और इसी का कारण बनता है यही जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध है, इसकी जो संधि की शर्तें हैं, ये संधि की शर्तें ही कारण बनती हैं दूसरे वॉर की, है ना, क्योंकि जो संधि की शर्तें हैं ये ब्रिटिश को अपमानजनक लग रही थी, है ना, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हैदर अली ने युद्ध हरजाना भी ले लिया, ठीक, जो इसके क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था, के साथ वापस कर दिया गया। तो ये सब ब्रिटिश के लिए सहनीय था नहीं, और यही कारण है कि ब्रिटिश ने दोबारा से उनके ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, तो संधि की शर्तों में लिख लो, दो ही शर्तें हैं। एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से। तो लिख लीजिए मद्रास की संधि की शर्तें, मद्रास की संधि की शर्तें, मद्रास की संधि की शर्तें। पहली शर्त लिखिए, दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे। मद्रास की संधि की शर्तों में पहली शर्त, दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे। अगला पॉइंट लिखिए, बाहरी आक्रमण के समय, बाहरी आक्रमण के समय दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। बाहरी आक्रमण के समय अगर कोई दूसरा बाहरी कोई शक्ति इनके ऊपर आक्रमण करती है, तो दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे। बाहरी आक्रमण के समय दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश हैदर अली को, ब्रिटिश हैदर अली को युद्ध हार जाने के रूप में, ब्रिटिश हैदर अली को युद्ध हार जाने के रूप में
युद्ध हार जाने के रूप में राशि प्रदान करेंगे, हाँ, युद्ध हार जाना देंगे, ठीक है, युद्ध हार जाने के रूप में राशि प्रदान करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर। अब डालिए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, वहीं डालो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया, वहां लिखते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। इसके भी हम लोग पहले कारण देखें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण क्या रहा है। पहला पॉइंट लिखे, कारण में पहला पॉइंट लिखे, हैदर अली तथा ब्रिटिश, हैदर अली तथा ब्रिटिश दोनों ही सुदूर दक्षिण तक, हैदर अली तथा ब्रिटिश दोनों ही सुदूर दक्षिण तक, यानी तमिलनाडु की बात हो रही है, सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। हैदर अली तथा ब्रिटिश दोनों ही सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पहला कारण तो हो गया, दूसरा कारण लिखिए, दूसरा कारण लिखो, मद्रास संधि की शर्तें, दूसरा कारण लिखिए, मद्रास संधि की शर्तें, जो पहला वाला जो युद्ध समाप्त हुआ मद्रास संधि से, तो मद्रास संधि की शर्तें ब्रिटिश को अपमानजनक लग रही थी। मद्रास संधि की शर्तें ब्रिटिश को अपमानजनक लग रही थी, ये हो गया दूसरा कारण। तो अपमानजनक लग रही थी, मैं फिर इनके ऊपर आक्रमण किया, इनको हराने के लिए, मदद चखाने के लिए। तो मद्रास संधि की शर्तें ब्रिटिश को अपमानजनक लग रही थी। तीसरा पॉइंट लिखिए, हैदर अली ने हैदर अली ने ब्रिटिश पर यह आरोप लगाया, हैदर अली ने ब्रिटिश पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उन्होंने मतलब ब्रिटिश ने, हैदर अली ने ब्रिटिश पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है, कि उन्होंने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है। तो मद्रास की संधि में एक शर्त ये भी थी ना कि अगर कोई तीसरा बाह्य आक्रमण करता है इनके ऊपर, तो इनको एक दूसरे को सहायता करना पड़ेगा। तो अब मैसूर के ऊपर मराठों ने आक्रमण किया एक बार, और ब्रिटिश ने इस आक्रमण के दौरान कोई सहायता ही नहीं भेजी। ठीक है, तो हैदर अली को ये बात बुरी लगी कि भाई तुम मद्रास की संधि का तुमने उल्लंघन कर दिया। देखिए, तीसरे कारण में हम लिख रहे थे कि हैदर अली ने ब्रिटिश पर यह आरोप लगाया कि ब्रिटिश ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है, क्योंकि मराठों के मैसूर पर आक्रमण के समय, क्योंकि मराठों के मैसूर पर आक्रमण के समय, मराठों के मैसूर पर आक्रमण के समय ब्रिटिश की ओर से ब्रिटिश की ओर से कोई भी सैन्य सहायता भेजी नहीं गई, ब्रिटिश की ओर से कोई भी सैन्य सहायता भेजी नहीं गई। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लिखे, चौथा कारण, चौथा लिखे कारण, देखिए ब्रिटिश ने मैसूर के क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश ने मैसूर के क्षेत्र में स्थित एक फ्रांसीसी बस्ती ब्रिटिश ने मैसूर के क्षेत्र में स्थित एक फ्रांसीसी बस्ती माहे, ब्रिटिश ने
ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने मैसूर के क्षेत्र में स्थित एक फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अपना कब्जा कर लिया था। माहे इस समय वर्तमान में पुडुचेरी का पार्ट है ना, और उस समय जो पौंडुचेरी है इस पर भी किसका हिस्सा था, किसका कब्जा था, तो मैसूर का, मैसूर के क्षेत्र में आता था माहे भी। हाँ, केरल वाले क्षेत्र अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो केरल के बीच में पड़ता है माहे। तो उस पर वो माहे था, मैसूर डायनेस्टी के अंतर्गत, मैसूर के अंतर्गत था, मैसूर साम्राज्य के, और उस पर फ्रांसीसियों की बस्ती थी। तो उस पर अब कब्जा कर लिया अपना ब्रिटिश ने। ये भी हैदर अली को ये बात भी सही नहीं लगी कि तुमने हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आकर के और तुमने कब्जा कर लिया एक क्षेत्र पर। ठीक, तो ये तो हो गए कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। अब देखिए आरंभ एवं विकास, युद्ध का आरंभ एवं विकास। ठीक है, चलिए अब देखिए जिस तरीके से पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, पहले युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपने साथ शामिल कर लिया था, बाद में फिर निजाम ने इनको तोड़ करके अलग किया त्रिपुट से। उसी तरीके से इस दूसरे युद्ध की शुरुआत में हैदर अली ने, यानी कि मैसूर ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया था। इस तरह वहां पर हम देख रहे थे कि एक त्रिगुट बना था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, अंग्रेजों का, मराठों का और निजाम का। बाद में फिर मैसूर ने मराठों निजाम को अलग कर दिया, है ना, लालच दे करके, निजाम को उत्तरी सरकार का लालच देके और मराठों को 35 लाख रुपए का लालच दे करके। उसी तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत में मैसूर ने मराठों और निजाम के साथ एक त्रिगुट बनाया। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इस युद्ध में मैसूर ने, इस युद्ध में मैसूर ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर, इस युद्ध में मैसूर ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर, इस युद्ध में मैसूर ने मराठों तथा निजाम के साथ भाई एक संधि की गई। संधि में इसने भी इनको कुछ लालच दिया होगा कि भाई हम लोग जीत जाएंगे ब्रिटिश से, तो फिर हाँ वो जो क्षेत्र जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है वो आपस में बांट लेंगे, इस तरह का लालच दिया था। तो इनको भी लगा कि ठीक है यार सही है, उसको हराते हैं और उस क्षेत्र है वो आपस में बांट लेते हैं। आपस में चला गया। एक तो इनको भी लगा कि ये सही है, ब्रिटिश को हराएंगे, उनका जो क्षेत्र आपस में बांट लेंगे। तो अब मैसूर ने भी मराठों और निजाम के साथ मिलकर के एक संधि की, संधि करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक त्रिगुट बना लिया। लेकिन जिस तरीके से मैसूर ने, हैदर अली ने इन लोगों को लालच देकर के अलग किया था, वैसे ब्रिटिश इनको लालच देकर के अलग कर लेंगे। ठीक, तो वहां पर लिख रहे थे हम लोग, हाँ, कि जो कि इस युद्ध में मैसूर ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया, एक मराठों तथा निजाम के साथ संधि करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए एक त्रिगुट बनाया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, फुल स्टॉप लगा लो, चाहे पैराग्राफ चेंज कर लो, जैसा भी करना है। पैराग्राफ चेंज कर लो, मुझे लगा ज्यादा सही रहेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, तात्कालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए, ये एक ऐसी स्थिति खड़ी हुई ना कि अब अंग्रेजों के भी हाथ पांव फूलने लगे कि यार मराठे निजाम और मैसूर तीनों मिल गए। मराठे निजाम दोनों ही शक्तिशाली हैं, निजाम भी अपने आप में शक्तिशाली ही है, ये तीनों ही मिल गए, और तीनों मिल गए तो ब्रिटिश को बड़ा खतरा समझ में आने लग गया। तो देखते हैं, तात्कालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए, तत्कालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, तत्कालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट को, आयरकूट इनका सेनापति था, आयरकूट को बंगाल से मैसूर भेजा, आयरकूट को बंगाल से, मैसूर नहीं मद्रास को ना, मद्रास से कितना पहले भेजा था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट को बंगाल से मद्रास भेजा।
ठीक है, फुल स्टॉप लगे लिखिए। ब्रिटिश ने निजाम को ब्रिटिश ने निजाम को भी लालच देना चालू किया इसको त्रिगुट से बाहर करने के लिए। तो ब्रिटिश ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र ब्रिटिश ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देने का लालच देकर गुंटूर का क्षेत्र देने का लालच देकर त्रिगुट से बाहर कर दिया त्रिगुट से बाहर कर दिया। ठीक, तो अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देने का लालच देकर त्रिगुट से बाहर कर दिया। और अच्छा, अब यही वो समय चल रहा है जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा है। तो उस दौरान अंग्रेज जो मराठे हैं इनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। ठीक, इसी के ही यही समय है जब ब्रिटिश मराठा वॉर एंग्लो मराठा वॉर भी चल रहा है। तो इसमें उस वॉर के दौरान जो मराठे इनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, काफी नाजुक हो गई थी। तो अब मराठों ने ब्रिटिश के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा। तो उस संधि की शर्त के अनुसार एक ये भी शर्त उन्होंने डाल दी है ना, जो मराठों ने जो ब्रिटिश के साथ संधि की थी वहां पर कि जो है, ठीक है, वो एंग्लो मराठा वॉर समाप्त करने के लिए। तो उस संधि के एक शर्त में ये भी शर्त अंग्रेजों ने शामिल कर दी कि मराठे मैसूर का समर्थन नहीं करेंगे, मैसूर का साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निजाम को कैसे बाहर किया, गुंटूर का क्षेत्र देने का लालच देकर, और जो मराठे हैं उनको जो संधि की शर्त है उसके अनुसार बाहर कर दिया। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इसी दौरान, ठीक है, आगे लिखना है, निजाम को दिया गुंटूर का क्षेत्र, और इसी दौरान आंग्ल मराठा युद्ध में इसी दौरान आंग्ल मराठा युद्ध में इसी दौरान और आंग्ल मराठा युद्ध में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। इसी दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति कमजोर हुई। इसी दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति कमजोर हुई और मराठे ब्रिटिश के साथ संधि करने हेतु मजबूर हुए और मराठे ब्रिटिश के साथ संधि करने के लिए मजबूर हुए और मराठे ब्रिटिश के साथ संधि करने के लिए मजबूर हुए। फलस्वरूप ब्रिटिश ने संधि में शामिल शर्त के आधार पर फलस्वरूप ब्रिटिश ने संधि में शामिल शर्त के आधार पर तथा धन का लालच देकर ब्रिटिश ने संधि में शामिल शर्त के आधार पर तथा धन का लालच देकर मराठों को भी त्रिगुट से बाहर कर दिया। ठीक, तो वहां पर उसने त्रिगुट से बाहर किया था, यहाँ पर अंग्रेजों ने मराठों निजाम दोनों को त्रिगुट से बाहर कर दिया। निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर के और मराठों को जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्ति होने पर संधि हो रही है उस संधि की शर्त के अनुसार साथ ही साथ धन का भी लालच देकर के मराठों को भी त्रिगुट से बाहर कर दिया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए। अब चूंकि देखिए अब हैदर अली के साथ से मराठे और निजाम दोनों अलग हो गए तो बचा हैदर अली। फुल स्टॉप लगा के लिखिए। हैदर अली की स्थिति को भांपते हुए, अब ये सही अवसर था ब्रिटिश के द्वारा हैदर अली पर आक्रमण करने का, क्योंकि उधर तो जो एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था उसमें मराठे भी हार चुके थे, ब्रिटिश जीत गए थे, तो और ज्यादा उत्साह से भर गए ब्रिटिश। और यहीं पर इस त्रिगुट से मराठा और निजाम भी बाहर हो गए, तो बचे केवल मैसूर यानी हैदर अली। तो अब जो ब्रिटिश हैं जो बिल्कुल से अभी जीत के आए युद्ध, तो बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब हैदर अली की स्थिति को भांपते हुए हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। तो सब लोग लिखना है, हैदर अली की स्थिति को भांपते हुए ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली की स्थिति को भांपते हुए ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा 1781 में, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 1781 में पोर्टो नोवो 1781 में पोर्टो नोवो के युद्ध में
1781 में पोर्टो नोवो के युद्ध में, पोर्टो नोवो के मतलब पोर्टो नोवो एक क्षेत्र है, ठीक है, मैसूर के अंतर्गत पड़ रहा था। तो 1781 में पोर्टो नोवो के क्षेत्र में, तो 1781 में पोर्टो नोवो के क्षेत्र में हैदर अली पराजित हो गया। 1781 में पोर्टो नोवो के क्षेत्र में हैदर अली पराजित हो गया। तो देखिए 1781 में जो पोर्टो नोवो के क्षेत्र में जो संघर्ष हुआ इनके बीच में, उसमें हैदर अली पराजित हो गया और घायल भी हो गया। और इसी यहीं पर जो घायल हुआ था, तो घायल होने के कारण ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। आगे इसके में लिखिए, अंततः इस युद्ध में घायल होने के कारण, अंततः इस युद्ध में घायल होने के कारण, अंततः इस युद्ध में घायल होने के कारण, अंततः इस युद्ध में घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। अंततः इस युद्ध में घायल होने के कारण 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तथा इसके बाद शासन का संचालन तथा इसके बाद शासन का संचालन तथा युद्ध का संचालन तथा इसके बाद शासन का संचालन तथा युद्ध का संचालन टीपू के हाथों में आ गया। तथा इसके बाद शासन का संचालन तथा युद्ध का संचालन इसको उसके पुत्र टीपू के हाथों में आ गया। ठीक है, तथा शासन का संचालन एवं युद्ध का संचालन टीपू के हाथों में आ गया। आज जब टीपू के हाथों में संचालन आ गया युद्ध का, तो टीपू ने बहुत बढ़िया तरीके से युद्ध लड़ा। अच्छा योग था ही, टीपू ने कई क्षेत्रों में कई जो टकराव हुए ब्रिटिश और मैसूर के बीच, तो कई टकरावों में ब्रिटिश को हराया टीपू ने। ठीक है, तो अब जब ब्रिटिश को 2-3 बार लगातार टीपू ने हराया, तो ब्रिटिश को अपनी स्थिति कमजोर दिखने लग गई। तो अब ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान के साथ भी एक संधि करने का प्लान बनाया, एक संधि की शर्तें तैयार की और संधि कर लिया, और उस संधि को हम कहते हैं मंगलौर की संधि। देखिए, टीपू ने कई झड़पों में टीपू ने कई झड़पों में ब्रिटिश को पराजित किया। टीपू ने कई झड़पों में ब्रिटिश को पराजित किया तथा ब्रिटिश के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। टीपू ने कई झड़पों में ब्रिटिश को पराजित किया तथा ब्रिटिश के कई क्षेत्रों में टीपू ने अपना अधिकार कर लिया। कई क्षेत्रों में टीपू ने अपना अधिकार कर लिया। फलस्वरूप टीपू की मजबूत स्थिति को भांपते हुए टीपू की मजबूत स्थिति को भांपते हुए ब्रिटिश के द्वारा टीपू के साथ मंगलौर की संधि कर ली गई। फलस्वरूप टीपू की मजबूत स्थिति को भांपते हुए ब्रिटिश द्वारा टीपू के साथ मंगलौर की संधि कर ली गई। ठीक है, अब चूंकि मंगलौर की संधि हुई, जिसमें भी कुछ शर्तें रखी जाएंगी, तो हाई डाल लीजिए मंगलौर संधि की शर्तें। मंगलौर संधि की शर्तें। पहली शर्त तो वही थी कि दोनों ही एक दूसरे के विधि क्षेत्रों को वापस कर देंगे। मैंने आपको क्या बताया कि टीपू ने ब्रिटिश के कई क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल कर लिया था, है ना, अपना अधिकार कर लिया था। तो पहली शर्त, दोनों ही एक दूसरे के विधि क्षेत्रों को वापस कर देंगे। विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे तथा एक दूसरे के युद्ध बंदियों को वापस कर देंगे। दोनों ही एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे तथा एक दूसरे के युद्ध बंदियों को भी वापस कर देंगे। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश मैसूर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
पहली तो हो गई कि विजय क्षेत्रों को तथा जो युद्ध बंदी है उनको वापस कर देंगे, और दूसरा ब्रिटिश मैसूर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश मैसूर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हो गया आपका द्वितीय युद्ध। इसमें आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस दिन से हुई, तो मंगलौर की संधि। दूसरा एक और चीज कि हैदर अली किस युद्ध के दौरान घायल हुआ था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही जो पोर्टो नोवो के क्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई है ना। तो ये 2 युद्ध हो गए। अब तीसरा हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसके लिख लेते हैं पहले कारण। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कारण, पहला पॉइंट लिखिए कारण में। कारण में पहला शर्त लिखिए, पहला कारण देखिए, मंगलौर संधि की शर्तें, मंगलौर संधि की शर्तें, मंगलौर संधि की शर्तों से ब्रिटिश खुश नहीं थे। अच्छा, मंगलौर संधि की शर्तों से ब्रिटिश खुश नहीं थे। मंगलौर संधि की शर्तों से ब्रिटिश खुश नहीं थे। दूसरा कारण लिखिए, दूसरा कारण लिखिए, टीपू ने 1787 ईस्वी में, अच्छा देखिए, टीपू ये बात समझ रहा था कि अभी इस बार तो ब्रिटिश के साथ मैंने संधि कर ली है, लेकिन भविष्य में ब्रिटिश वापस फिर से मुझ पर आक्रमण करेंगे, तो इसलिए टीपू ब्रिटिश को पूरी तरीके से कुचलना चाह रहा था, पूरी तरीके से दबाना चाह रहा था। तो इसके लिए इसने क्या किया कि ब्रिटिश के जो विरोधी हैं, ब्रिटिश के जो शत्रु हैं, उनसे मित्रता करने की कोशिश की, और इसी वजह से उसने यूरोपीय क्षेत्रों में भी, यूरोपीय देशों में भी कई ऐसे देश, जैसे फ्रांस ब्रिटिश का बिल्कुल दुश्मन था ना, डच दुश्मन थे, तो ऐसे देशों के पास टीपू ने अपने राजदूत भेजे, है ना, उनसे मदद मांगने के लिए, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ सब एकजुट होकर के ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। ठीक, तो देखिए, टीपू ने 1787 ईस्वी में, टीपू ने 1787 ईस्वी में विदेशों में, विदेशों में अपने राजदूत भेजे। टीपू ने 1787 ईस्वी में विदेशों में अपने राजदूत भेजे तथा ब्रिटिश के खिलाफ, तथा ब्रिटिश के विरुद्ध सहायता की मांग की। टीपू ने 1787 में, टीपू 1787 में विदेशों में अपने राजदूत भेजे तथा ब्रिटिश के विरुद्ध सहायता मांगी, तथा ब्रिटिश के विरुद्ध सहायता मांगी। इससे ब्रिटिश की नाराजगी, इससे ब्रिटिश की नाराजगी, इससे ब्रिटिश की नाराजगी बढ़ गई, इससे ब्रिटिश की नाराजगी बढ़ गई। ठीक है, तीसरा कारण लिखिए, तीसरा कारण लिखिए, देखिए 1789, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में टीपू ने, 1789 ईस्वी में टीपू ने ब्रिटिश के संरक्षित राज्य, 1789 ईस्वी में, 1789 में, 1789 में टीपू ने ब्रिटिश के संरक्षित राज्य त्रावणकोर, ना केरल में पड़ता त्रावणकोर, तो जो त्रावणकोर है ये ब्रिटिश के द्वारा संरक्षित राज्य था। ठीक है, तो 1789 में टीपू ने क्या किया, त्रावणकोर पर आक्रमण करके और त्रावणकोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और ये बात भी ब्रिटिश को नागवार गुजरी कि भाई वो हमारा संरक्षित राज्य है, हम उस पर अपना हाथ रखे हुए हैं, है ना, उसकी सहायता का वचन हमने दिया हुआ, और तुम जो है तुम त्रावणकोर पर आक्रमण कर रहे हो, यानी कि तुम्हें हमारा डर ही नहीं है। तो ये भी तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण कारण रहा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का। ठीक है, तो 1789 में टीपू ने अंग्रेजों के संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया।
ठीक है, चलिए लिखिए आरंभ एवं विकास। आरंभ एवं विकास। आरंभ एवं विकास लिखिए। तत्कालीन तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर, पहले में भी त्रिगुट बना, दूसरे में त्रिगुट बना, तीसरे में फिर त्रिगुट बन रहा है ना। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ एक त्रिगुट का निर्माण किया। मैसूर के खिलाफ एक त्रिगुट का निर्माण किया। मैसूर के खिलाफ एक त्रिगुट का निर्माण किया। मैसूर के खिलाफ एक त्रिगुट का निर्माण किया तथा इस त्रिगुट की संधि की शर्त के अनुसार, तथा इस त्रिगुट की संधि की शर्त के अनुसार मैसूर के विजित क्षेत्रों, तथा इस त्रिगुट की संधि की शर्त के अनुसार मैसूर के विजित क्षेत्रों, यानी कि इन्होंने कहा कि हम जब मैसूर पर अधिकार कर लेंगे, मैसूर को जीत लेंगे, तो उसके जो विजित क्षेत्र हैं उनको हम तीनों लोग आपस में बांट लेंगे, है ना। तो इस संधि की शर्त के अनुसार मैसूर के विजित क्षेत्रों को तीनों आपस में बांट लेंगे। इस संधि की शर्त के अनुसार मैसूर के विजित क्षेत्रों को तीनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, और इस शर्त के आधार पर क्या हो गया? एक त्रिगुट बन गया। इस त्रिगुट ने आक्रमण किया मैसूर के ऊपर। टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन अंत में जो टीपू है उसकी स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, और इस कमजोर स्थिति को देखते हुए टीपू ने इनके साथ एक संधि कर ली, और संधि को हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम ये इसकी राजधानी थी, राजधानी तक आ गया था ये त्रिगुट। तो ये जो त्रिगुट है इसने मैसूर पर के खिलाफ युद्ध छेड़ा, और टीपू सुल्तान अंत में 1790, पहले शुरुआत में स्थिति इसकी मजबूत रही, लेकिन अंत में जाते जाते 92 पहुंचते पहुंचते टीपू की स्थिति कमजोर हो गई, और कमजोर स्थिति को देखते हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली टीपू ने, और इस संधि के साथ तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हो गया। ठीक है, देख लीजिए, टीपू की स्थिति कमजोर हो गई, अंततः टीपू की स्थिति कमजोर हो गई, और टीपू ने ब्रिटिश के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की, और त्रिगुट ने टीपू के साथ श्रीरंगपट्टनम की, मतलब, और टीपू ने ब्रिटिश के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अब देखिए, इस संधि की शर्त के अनुसार टीपू को अपना आधा क्षेत्र, इस संधि की शर्त के अनुसार टीपू को अपना आधा क्षेत्र इस त्रिगुट को दे देना पड़ा। ठीक है, तो इस त्रिगुट की मतलब इस संधि की शर्त के अनुसार टीपू को अपना आधा क्षेत्र ब्रिटिश को दे देना पड़ा। ठीक है, अब ये जो संधि की शर्त श्रीरंगपट्टनम की शर्त है, ये टीपू के लिए असहनीय होगी, भाई इसको अपना आधा क्षेत्र दे देना पड़ा ब्रिटिश को, है ना। तो ये जो संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की, ये अब टीपू के लिए असहनीय थी। तो अब टीपू भी लगातार ब्रिटिश के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ने के लिए प्लानिंग कर रहा है ना। भाई ये इस बात को पता नहीं पा रहा, अपना आधा क्षेत्र जिसने जो जीत गया था वो भी वापस लेना चाह रहा है, कि इसने संधि तो कर ली, लेकिन ये लगातार अब ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर रहा है? अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो इसने फिर तोपखानों का निर्माण किया, इसने नौसेना का निर्माण किया, फ्रांसीसियों के साथ जो विदेशी शक्तियां उनसे भी समर्थन प्राप्त किया, और ऐसे करते करते इसने 7 साल तैयारी की। और जब टीपू को ऐसा लगा कि मैं मजबूत हो चुका हूँ, तो 1799 में टीपू ने एक बार फिर से युद्ध की घोषणा कर दी, और उस युद्ध को हमने कहा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ, और इसी की जो संधि की शर्तें हैं, यही शर्तें ही कारण बन गई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तें, श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तें टीपू जैसे स्वाभिमानी शासक को असहनीय लगी। श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तें टीपू जैसे स्वाभिमानी शासक को असहनीय प्रतीत हुई। टीपू जैसे स्वाभिमानी शासक को असहनीय प्रतीत हुई।
श्रीरंगपट्टनम की संधि के चलते टीपू जैसे स्वाभिमानी शासक को असहनीय प्रतीत हुई और फलस्वरूप टीपू ने 1799 में एक बार पुनः ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया और 1799 में टीपू ने एक बार पुनः ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस युद्ध के दौरान टीपू की लड़ते हुए मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान टीपू की लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई और इस युद्ध के दौरान टीपू की लड़ते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, इस युद्ध के दौरान टीपू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और अब ब्रिटिश ने क्या किया, पूरा जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अपने कब्जे में लेने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, जो वाडियार वंश जो था ना, जिस वाडियार वंश से टीपू सुल्तान ने अपना वंश स्टार्ट किया था ना, उस वाडियार वंश को साइडलाइन करके, तो अब अंग्रेजों ने उसी वाडियार वंश का ही एक वंशज था, ठीक है, उसको मतलब जो चिक्का कृष्णराज है उसी का एक पौत्र था, उसी पौत्र को इन्हें क्या किया, गद्दी पर पुनः बैठा दिया और लॉर्ड वेलेस्ली ने उस जो चिक्का कृष्णराज का जो पौत्र है उसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कर ली। ठीक है, तो इसमें टीपू की हो गई मृत्यु और टीपू के मृत्यु के बाद वाडियार वंश के वंशज को गद्दी पर बैठा दिया गया, शासक बना दिया गया और लॉर्ड वेलेस्ली ने इसी वाडियार वंश के शासक के साथ वेलेस्ली ने क्या कर लिया, सहायक संधि कर लिया। वेलेस्ली ने क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। ठीक है, तो वेलेस्ली की सहायक संधि की चर्चा कभी करेंगे हम लोग। तो वेलेस्ली ने क्या किया, इसी समय देखिए लॉर्ड वेलेस्ली से गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अब वाडियार वंश का जो अंतिम शासक है, जो वंशज है, जिसको बैठा दिया गद्दी पर, उसके साथ कर ली सहायक संधि और इस सहायक संधि के अनुसार अपनी एक सैन्य टुकड़ी इसकी कैपिटल में रख दी गई। ठीक है, यानी कि अब जो ये मैसूर है, ये मैसूर अब पूरी तरीके से ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, शासन तो वो कर रहा है लेकिन चल सब ब्रिटिश के रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर आपका कंप्लीट हो गया है। कल की हम लोग क्लास में अब जो नेक्स्ट वर्ष होगी उसमें हम लोग बात करेंगे मराठास की। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, मिलते हैं कल। थैंक यू।